आज है 30 सितंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। हरकारा के नए अंक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी पर, जिसे लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी नेता पर केस दर्ज हो गया है। लद्दाख में तनाव जारी है। स्थानीय नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि बंदूक की नोक पर बात नहीं हो सकती। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने अधिकारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हो रही है। साथ ही जानेंगे, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ के लिए पुलिस ने किसे जिम्मेदार ठहराया है, और असम में नागरिकता को लेकर आए नए नियम पर भी नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां विस्तार से। केरल पुलिस ने बीजेपी नेता पिंटू महादेवन के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। ये टिप्पणी उन्होंने एक टेलीविजन बहस के दौरान की थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीकुमार सीसी की शिकायत पर त्रिशूर में पेरामंगलम पुलिस ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की। महादेवन ने यह विवादित टिप्पणी 26 सितंबर को नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों पर एक टीवी डिबेट के दौरान की थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महादेवन के खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने कहा, बीजेपी ने सभी हदें पार कर दी हैं। यह कोई अचानक की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि न्याय की लड़ाई में हर भारतीय के साथ खड़े होने वाले नेता के लिए एक सोची समझी मौत की धमकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या ये राहुल गांधी के खिलाफ किसी बड़ी और भयावह साजिश का हिस्सा है, और क्या बीजेपी हिंसा और मौत की धमकियों की राजनीति का समर्थन करती है। महादेवन ने डिबेट में कहा था, बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें लोग सरकार के साथ नहीं थे। यहाँ भारत में लोग नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी ऐसी कोई इच्छा या सपना लेकर निकलते हैं, तो राहुल गांधी के सीने पर भी गोली लगेगी। इस मामले में अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आमतौर पर हर छोटी बात पर नजर रखने वाला पार्टी का आईटी सेल और उसके प्रमुख अमित मालवीय भी इस पर चुप हैं। केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय ने भी कांग्रेस की चिंताओं और सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ ने उन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र में सीआरपीएफ ने बिना बताए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर आपत्ति जताई थी। सीआरपीएफ ने राहुल को अलग से लिखे पत्र में कहा था कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरा हो सकता है। लद्दाख में 24 सितंबर को राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद से तनाव बना हुआ है। कर्फ्यू के बीच एक पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं स्थानीय नेताओं ने केंद्र के साथ बातचीत रद्द कर दी है। हालांकि गृह मंत्रालय का कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार लेह की सड़कें सोमवार को एक किले जैसी लग रही थीं, जब कारगिल युद्ध में लड़ने वाले पूर्व सैनिक असवांग थारचिन का अंतिम संस्कार किया गया। थारचिन उन 4 लोगों में शामिल थे जो 24 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए थे। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान सड़कों पर कटीले तार और दंगा रोधी उपकरणों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात थे। पूर्व सैनिक असवांग थारचिन के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद लेह एपेक्स बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने 30 सितंबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत रद्द कर दी। लैब के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लेक्रूक ने कहा, बातचीत बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और मीडिया का एक वर्ग लद्दाखियों को राष्ट्र विरोधी बता रहा है और उन पर विदेशी तत्वों और पाकिस्तान के साथ संबंध होने जैसे झूठे आरोप लगा रहा है। लैब के अध्यक्ष और पूर्व सांसद थुपस्तन छेवांग ने कहा, जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती, हम बातचीत फिर से शुरू नहीं करेंगे। नेताओं ने 24 सितंबर की हिंसा के लिए केंद्र सरकार की देरी को जिम्मेदार ठहराया। उनकी मुख्य मांगों में पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच, हिरासत में लिए गए लगभग 50 युवाओं की रिहाई और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA को हटाना शामिल है।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद कारगिली ने कहा कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह से गोलियां चलाई गई और कई लोग घायल हुए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, चीन सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने चीनी सेना पर गोली चलाने की इजाज़त नहीं दी। ये किस तरह की सरकार है, जिसने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया? कारगिली ने हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। लैब और केडीए द्वारा बातचीत रद्द करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार लद्दाख के मामलों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सोमवार को एक्स पर 2 तस्वीरें पोस्ट की। एक में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी में यूनुस के साथ सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं। गीतांजलि ने लिखा, अगर प्रधानमंत्री का यूनुस से मिलना ठीक है, तो भारत के शिक्षक और इनोवेटर सोनम वांगचुक के मिलने में क्या समस्या है? बता दें कि लद्दाख के लोग मुख्य रूप से 4 मांगें कर रहे हैं। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी आरक्षण और क्षेत्र के लिए 2 संसदीय सीटें। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ये मांगें तेज हो गई हैं। एक अन्य खबर के अनुसार, अगर भारतीय दवा निर्यातों पर कोई टैरिफ लगाया जाता है, तो अमेरिका में गर्भनिरोधक गोलियों की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। ब्लूमबर्ग के एक विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले साल अमेरिका में दी गई सभी गर्भनिरोधक गोलियों में से 2/3 सिर्फ 2 भारतीय कंपनियों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और ल्यूपिन द्वारा बनाई गई थी। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। द न्यूज़ मिनट ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि कई समर्थक घंटों से विजय का इंतजार कर रहे थे, जो कि देरी से पहुंचे थे। शनिवार शाम तक उनके करूर पहुंचने तक कई लोग डिहाइड्रेशन और थकावट से गिर पड़े। जब विजय का काफिला आया तो भीड़ उन्हें देखने के लिए आसपास की अस्थायी इमारतों, पेड़ों और ट्रांसफॉर्मरों पर चढ़ गई। जब टिन की छतें और शाखाएं टूटी तो अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ हुई। इस बीच करूर पुलिस ने इस घटना के लिए विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री काशगम को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है, जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है। असम कैबिनेट ने विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया सॉप को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर अधिकारी किसी को संदिग्ध विदेशी के रूप में पहचानते हैं, तो उस व्यक्ति के पास यह साबित करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय होगा कि वो भारतीय नागरिक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो जिला आयुक्त 24 घंटे के भीतर उसे देश से निकालने का आदेश दे सकता है। जानकारों का कहना है कि यह सौंप असम सरकार को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों को दरकिनार करने की अनुमति देती है, जिनमें किसी व्यक्ति की नागरिकता को उसके देश से सत्यापित करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगा जिसमें केंद्र सरकार के विवादास्पद सहयोग पोर्टल को बरकरार रखा गया है। एक्स ने इस पोर्टल को एक गोपनीय ऑनलाइन पोर्टल बताया है। इस पोर्टल के जरिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां इंटरनेट कंपनियों से सीधे संपर्क कर कंटेंट हटाने जैसे मामलों पर काम कर सकती हैं। एक्स ने सोमवार को कहा कि यह आदेश लाखों पुलिस अधिकारियों को एक गोपनीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने की अनुमति देगा। एक्स ने दावा किया कि इस नए सिस्टम का कानून में कोई आधार नहीं है और ये भारतीय नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक्स अकेली बड़ी टेक कंपनी है जो इस पोर्टल से नहीं जुड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और लिंक्डइन पहले से ही इसका हिस्सा हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बरेली में हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने सोमवार को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान के एक करीबी सहयोगी को हिरासत में लिया है। ये हिंसा आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। पुलिस ने कहा कि नदीम नाम के आरोपी ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के जरिए एक बड़े आंदोलन की साजिश रची थी। पुलिस ने 27 सितंबर को तौकीर रजा खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा के सिलसिले में अब तक कम से कम 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बरेली में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब इंटरनेट सेवाएं मंगलवार मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी, जब प्रशासन ने खान को इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यह विवाद 4 सितंबर को कानपुर में शुरू हुआ था, जब आई लव मोहम्मद लिखे एक रोशनी वाले बैनर को लेकर आपत्ति जताई गई। इसके बाद उत्पीड़न, एफआईआर, गिरफ्तारी
इंटरनेट शटडाउन और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शनों की लहर शुरू हो गई। आरोपियों का कहना है कि बैनर उनकी धार्मिक भावना को दर्शाता था और नियमानुसार था। एक आरोपी मोहम्मद सिराज ने द वायर को बताया, पुलिस हमें परेशान कर रही है। पिछले साल हमने कपड़े के बैनर पर यही संदेश लिखा था और किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। इस साल हमने एक लाइट बोर्ड का उपयोग किया और अचानक लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं हिंदू संगठनों से जुड़े एक स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें आई लव मोहम्मद लिखे होने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बैनर उस जगह लगाया गया था जहां आमतौर पर रामनवमी का बैनर लगता है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने सोमवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में बिजनेस कंसल्टिंग के जरिए 241 करोड़ रुपये कमाए। इसमें से लगभग 51 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में चुकाए और करीब 99 करोड़ रुपये अपनी पार्टी जन स्वराज को दान कर दिए। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी बीजेपी द्वारा उनकी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद दी। किशोर ने कहा कि उन्होंने 2021 से अपनी सलाह के लिए फीस लेना शुरू किया क्योंकि उन्हें समाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले ये आंकड़े इसलिए सार्वजनिक नहीं किए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दान किए गए धन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य संदिग्धों श्यामकानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को उनके बीजेपी लिंक के कारण बचाने का आरोप लगाया है। जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। सिंगापुर और असम में हुई 2 ऑटोप्सी में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता नहीं चला है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि इसमें जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत शामिल हो सकते हैं। गौरव गोगोई ने कहा, मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत संदिग्ध है। जुबिन की मौत को 10 दिन बीत चुके हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि उनका मैनेजर और कार्यक्रम का आयोजक कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम पुलिस न्याय की मांग करने वालों को पीट रही है, लेकिन 2 मुख्य संदिग्धों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के पैतृक घर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। इस पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे देश की खेल विरासत को मिटाने का प्रयास बताया। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे शर्मनाक कहा। हालांकि दिवंगत हॉकी खिलाड़ी की पत्नी परवीन ने कहा कि उन्हें विध्वंस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उन्हें इसके लिए मुआवजा मिल चुका है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उनके पति की याद में उसी इलाके में एक स्मारक बनाया जाए। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने कहा कि 4 मंजिला घर का केवल एक हिस्सा गिराया गया और निवासियों को मुआवजा दिया गया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में अवामी एक्शन कमेटी (AAC) द्वारा सोमवार को शटर डाउन और व्हील जाम हड़ताल शुरू करने के बाद अशांति फैल गई। इन विरोध प्रदर्शनों को हाल के इतिहास में सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस्लामाबाद ने भारी सुरक्षा तैनात की है और पूरे क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया है। AAC की मुख्य मांगों में POK विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना, सस्ता आटा और समान बिजली शुल्क शामिल है। AAC नेता शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों से कहा, हमारा अभियान हमारे लोगों के उन मौलिक अधिकारों के लिए है जिनसे उन्हें 70 से अधिक वर्षों से वंचित रखा गया है। अब बहुत हो गया, या तो अधिकार दो या लोगों के गुस्से का सामना करो। प्रधानमंत्री मोदी ने एक क्रिकेट मैच की तुलना खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा एक ही होता है, यानी भारत जीतता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने समझाया कि मेलोनी की जीवन कहानी अनिवार्य रूप से उनकी मन की बात है। उन्होंने मेलोनी की तारीफ करते हुए उन्हें प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहा और दावा किया कि उनकी यात्रा भारतीयों के साथ गहराई से मेल खाती है। आज के लिए इतना ही। हरकारा का ये अंक आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर भेजें। मिलेंगे अगले अंक में। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।